Hello everyone, I welcome you on my channel Shine with Science. In this video, we will discuss about taxonomy. So what is taxonomy? Taxonomy की बात करें तो वो क्या है? Taxonomy दो शब्दों से मिलके बना है, that is taxis and nomos. Taxis का मतलब होता है अरेंजमेंट और nomos का मतलब होता है लॉज. मीन्स टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज. कुछ नियम को फॉलो किया जाता है, कुछ नियम का पालन करके ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर दिया जाता है सर्टेन कैटेगरीज में, कुछ कैटेगरीज में जिन्हें कि हम टेक्सॉन कहते हैं. ठीक है, तो जब किसी नियम के थ्रू अरेंजमेंट कर दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स का, वो किसमें किया जाता है? टेक्सोनॉमी. तो उसे हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी. ये टर्म जो है टेक्सोनॉमी सबसे पहले यूज किया था डी कैंडोल ने. ये जो शब्द है टेक्सोनॉमी सबसे पहले डी कैंडोल नाम के बॉटनिस्ट ने यूज किया था 1813 में. और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात की जाए तो कैरलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले टेक्सोनॉमी की थी अपनी मीन्स 4000 के करीब ऑर्गेनिजम्स को की इन्होंने टेक्सोनॉमी की थी. तो अगर वहीं हम डिफिनेशन की बात करें, टेक्सोनॉमी की डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि द साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स का इसमें क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है और क्लासिफिकेशन किया जाता है. कोई भी जीव है, कोई भी जंतु है, उसका क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन. तो ये बेसिकली होता क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन. सपोज मान लीजिए कि हमने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा, राइट? हमने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा, कोई नया ऑर्गेनिज्म हमें दिखा, तो हम सबसे पहले देखेंगे उसके कैरेक्टर क्या है. सबसे पहले तो उसकी विशेषताएं देखेंगे ना, उसके कैरेक्टर क्या है. उसके अंदर उसको 2 पैर है कि उसको 4 पैर है, उसकी 1 आंख है कि उसकी 2 आंखें हैं. तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स है जो कि हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, राइट? कुछ इंटरनल कैरेक्टर्स भी हो जाती है, जैसे कि इंटरनल कैरेक्टर्स अगर बात की जाए उसके सेल किस टाइप की है. अगर हम उसके सेल को एक्सट्रैक्ट करें, फिर उसके सेल में से उसके डीएनए ले, उसमें से उसके क्रोमोसोम्स देखें तो क्रोमोसोम नंबर कितना है, उसके सेल की एनालिसिस करें, उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी कि उसके बॉडी में जो एल्केलॉइड्स पाए जा रहे हैं, जो प्रोटीन्स, जो न्यूक्लिक एसिड्स पाए जा रहे हैं, तो ओवरऑल केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी पाई जा रही है उसके सेल्स में, उसके सेल्स किस टाइप के हैं. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती है मीन्स कैरेक्टराइजेशन में, फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, मतलब बाहर से लेके अंदर तक. अगर हम बाहर से देखें तो बाहर से हम ये देख लेंगे, ठीक है, कि वो दिखता कैसा है, उसके कितने पैर है, उसके कितने हाथ है, वो उसकी पूंछ है तो वो कैसी है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, पतली है. तो ये सारी चीजें जो है एक्सटर्नली हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी सब कैरेक्टर्स है, और अंदर भी जो है उसके सारे कैरेक्टर्स है. ठीक है, तो इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं. अब कैरेक्टराइजेशन में जैसे कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम देखते हैं, वही जैसे कि उसका शारीरिक बनावट जो है, ठीक है, उसकी इम्ब्रियोलॉजी, उसका इम्ब्रियो कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, मीन्स इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे हर ऑर्गन का उसमें डेवलपमेंट हो रहा है. फिर अगर बात करें फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं, यानी कि उसका उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, उसके जो है कि उसका कैरियोटाइप, यानी कि उसके क्रोमोसोम्स नंबर, डीएनए, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में देखते हैं. ठीक है, और जो है कि कुछ उसके बॉडी में से कुछ हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं कि ये कैरेक्टर ही हुआ ना उसका. सपोज वो कुछ सिक्रीट कर रहा है, कुछ स्पेशल हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, या कि कुछ स्पेशल टाइप का केमिकल उसकी बॉडी से सिक्रीट हो रहा है. ठीक है, तो क्या है वो, जैसे तो वो क्या हुआ, वो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में आएगा. फिर इकोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे कि फूड, वो ऑर्गेनिज्म क्या खा रहा है, ठीक है, उसका खाना क्या है, भोजन क्या है. होस्ट,
वो रह कहाँ रहा है, ठीक है, उसका हैबिटेट क्या है, फिर सीजन्स, वेदर, मतलब किस क्लाइमेटिक कंडीशन में किस वेदर, कौन से वेदर उसकी बॉडी को सूट कर रहा है, किस टाइप के वेदर में वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका देखते हैं। देन इथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इथोलॉजिकल रिलेटेड टू इथोलॉजी में हम क्या करते हैं, एनिमल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जहाँ इथोलॉजी की बात आती है मतलब एनिमल बिहेवियर, तो इथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि टेरिटोरियलिटी, इथोलॉजिकल एनिमल बिहेवियर होता है। टेरिटोरियलिटी में क्या होता है कि जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ जीव जंतु कुछ साउंड क्रिएट करते हैं, कुछ खतरा अगर होता है उनके ग्रुप में आने वाला होता है तो वो सब मिलके एक साउंड निकालने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स जो है अलर्ट हो जाते हैं कि अच्छा ये कुछ खतरा आने वाला है, तो वो अपने आप को उस तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, डिफेंड कर लेते हैं। कोर्टशिप एनिमल बिहेवियर होता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि वो कुछ तरीके का या तो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं या तो कुछ ऐसा बिहेवियर शो करते हैं अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे पीकॉक है, पीकॉक और पीहन, मोरनी, ठीक है। तो पीकॉक जो है, मोर जो है वो डांस करता है और पीहन जो है उसके डांस से अट्रैक्ट होती है, मोरनी उसके डांस से अट्रैक्ट होती है। जो मोर ज्यादा अच्छा डांस करता है, मोरनी उससे ज्यादा अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का कोर्टशिप बिहेवियर है। मेटिंग बिहेवियर, कुछ केमिकल्स रिलीज करके वो मेटिंग करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स उस केमिकल्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं फॉर मेटिंग। तो ये क्या हो गया, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स मीन्स किस जियोग्राफिकल एरिया में वो पाया जा रहा है, ठीक है। होता है ना कि कई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक जियोग्राफिकल एरिया में पाए जा रहे हैं, एक एरिया में पाए जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों का जो है कि ये सारे कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है और फिर कैरेक्टराइज कर दिया जाता है कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म मैंने देखा, इस ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं। अब ये कैरेक्टर्स इसमें पाए जा रहे हैं, ये नोट डाउन हमने कर लिया। अब करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन, करेंगे यानी कि मैच करेंगे, देखेंगे कि ये कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। वो हम पहले के डेटा से मैच करेंगे कि ये जो लक्षण है ये पहले किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, तो हम उससे उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा ये इस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, इस ग्रुप का ये जीव है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे कि उसका हम क्लासिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे हम उसका। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स विद इन ग्रुप्स विद मेंबर्स एग्जिबिटिंग सिमिलैरिटीज। इसमें क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन में क्या कर दिया जाता है, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता है, उन मेंबर्स के साथ ग्रुप में रख दिया जाता है जिनमें की सेम सिमिलैरिटीज थी। हमने मिलाया, कैरेक्टर्स देखे, आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये फलाने ऑर्गेनिजम्स में, ये जो हमने ऑर्गेनिज्म देखा इसमें इस ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, तो हमने उसी मेंबर के साथ उसी के ग्रुप में उसको प्लेस कर दिया, क्योंकि वो क्या है, सिमिलर कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी रिलेशन यानी कि इवोल्यूशन उनका कैसे हुआ है, ठीक है, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ है, वो कैसे मतलब उनके एंसेस्टर्स कौन थे, किस जो है कि ऑर्गेनिजम्स से वो अराइज हुए हैं, और कुछ हो सकता है कि कुछ ऑर्गन्स डेवलप किए हो या कुछ वेस्टिजल ऑर्गन्स चले गए हो, इवोल्यूशन में यही होता है। तो ये सारी चीजें जो है कि क्लासिफिकेशन में की जाती है। क्लासिफिकेशन में जो सिमिलर भी कैरेक्टर्स वाले जो भी हमको मेंबर दिखाई देते हैं जिस ग्रुप में, उस ग्रुप में हम उस ऑर्गेनिज्म को रख देते हैं, ठीक है, उस ग्रुप में हम उस ऑर्गेनिज्म को रख देते हैं। अब जैसे क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सपोज मान लीजिए कि ये है ये मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है लायन का, तो वहीं अगर हम बात करें डोमेन, सबसे पहले डोमेन होता है ये लायन का है यूकैरियोट,
ओके, ये यूकैरियोट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है लायन जो है वो प्रोकैरियोट तो नहीं होता है, यूकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट मतलब कि दो, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में, वो प्रोकैरियोट होते हैं। और जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, तो डोमेन यूकैरियोट्स है। किंगडम है एनिमेलिया। ठीक है, जैसे किंगडम्स क्या, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे क्या है, किंगडम्स है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटिकर ने, तो उसमें उन्होंने जो 5वां किंगडम है एनिमेलिया, इसमें सारे एनिमल्स आते हैं, सारे एनिमल्स आते हैं। प्लांटी में सारे प्लांट्स आते हैं। तो इस तरीके से जो लायन है वो एनिमेलिया में आता है। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेट्स है और कॉर्डेट्स है। ठीक है, 2 कैटेगरीज है। नॉन कॉर्डेट्स, इसमें नोटोकॉर्ड और डोर्सल वेंट्रल हॉलो स्ट्रक्चर और स्पाइनल वो बैकबोन वगैरह नहीं होते, और कॉर्डेट्स में ये सब पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड होता है, बैकबोन होता है। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। देन क्लास की बात करें तो क्लास मैमेलिया। ठीक है, क्लासेस बहुत सारी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, इस तरीके से करते करते लास्ट तक आ जाते हैं। ठीक है, मैमेलिया तक। मैमेलिया से पहले आता है एव्स, एव्स से पहले रेप्टिलिया, देन इस तरीके से एम्फीबियंस, पाइसीज। तो ये सारे क्या है, क्लास है। तो मैमेलिया जो है उसके अंडर, इस क्लास के अंडर में कौन आता है, लायन आता है। ठीक है, हमने देख लिया कि मैमेलिया क्या है, मैमल्स मींस मैमल है, वो स्तनधारी है। ठीक है, स्तनधारी है, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, मैमेलिया है। वीवी पैरस होते हैं ये। तो ये क्या कुछ कैरेक्टर्स है, ये मैमेलिया, ये क्या है, हम कैरेक्टराइज कर, हम ये सारे कैरेक्टर्स है, हम उसे क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं मतलब इन कैटेगरीज में, क्योंकि ये उसके कैरेक्टर्स हैं। राइट, इसमें ये चीजें पाई जा रही है। सबसे पहले वो यूकैरियोट है। ठीक है, फिर किंगडम के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया उसको एनिमेलिया में, फिर नोटोकॉर्ड और बैकबोन के बेसिस पे उसे कॉर्डेटा में डाल दिया गया, फिर स्तनधारी है और वीवी पैरस है ऑर्गेनिज्म में, तो उसको मैमेलिया में डाल दिया गया। फिर ऑर्डर है वो कार्निवोरा, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, तो उस बेसिस पे उसको कार्निवोरा ऑर्डर के अंडर में रख दिया। फिर फैमिली फिलाइडी है, फिलाइडी फैमिली है, मीन्स कि ऐसी फैमिली, मतलब फिलाइडी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनके विस्कर्स होते हैं। आपने देखा होगा लायन की मूछें होती है, टाइगर की वो विस्कर्स जो होते हैं, नोज और माउथ के पास जो हेयर प्रेजेंट होता है उसको विस्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो फिलाइडी जो है फैमिली में जो होते हैं उनको विस्कर्स होते हैं, बड़े कान होते हैं, बड़ी आंखें होती है, मस्कुलर फेस होता है। तो ये कैरेक्टर्स क्या है, फैमिली फिलाइडी में पाया जाती है। फिर जीनस पैंथरा, जीनस पैंथरा, पैंथरा जीनस में रखा गया है लायन को भी, टाइगर को भी, लेपर्ड को भी। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सारी ही बिग कैट्स हैं। लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ठीक है, जैगुआर हो गए, ये सारे क्या है, ये सबको एक ही जीनस में रख दिया गया है पैंथरा। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सभी, ये पांचों ही बिग कैट्स हैं। ठीक है, बिग कैट्स हैं, यानी कि जो बेसिस है इनकी, मतलब इनको एक ही जीनस में रखने का जो आधार है, जो इन कैरेक्टर्स को देखा गया, देख के इनको सेम जीनस में डाला गया, वो क्या है, जैसे कि इनकी लार्ज मस्कुलर बॉडी है, बड़ा सा स्कल है इनका, लंबी सी पूंछ है सभी में, और ब्रॉड इनके पंजे, जो इनके जो पंजे हैं वो चौड़े हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है, ये सारे कैरेक्टर्स जो है, इन सभी में पाए जाते हैं। इसीलिए इन सबको एक ही जीनस पैंथरा में रख दिया गया। अब स्पीशीज इनकी अलग कर दी गई, जैसे लायन की स्पीशीज है लियो, वैसे टाइगर की स्पीशीज है टिग्रीज, वैसे लेपर्ड की स्पीशीज है पार्डस, जैगुआर की स्पीशीज है ऑनका। तो स्पीशीज इनकी डिफरेंट है। अब क्या है, कहीं ना कहीं इनमें डिफरेंस पाया जा रहा है, कुछ कुछ डिफरेंस इसमें दिखाई देते हैं। अब जैसे कि आप शेर को देख लीजिए, तो उसकी पूंछ में पीछे जो होता है बाल प्रेजेंट, हेयर होता है, पीछे हेयर पाया जाता है, और नेक के अराउंड उसके हेयर का टफ्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी तरह आप टाइगर को देख लीजिए, टाइगर में क्या होती है, लंबी लंबी वर्टिकल ब्लैक स्ट्राइप्स पाई जाती है। लेपर्ड में अगर देखा जाए तो वो सर्कुलर काले धब्बे पाए जाते हैं उसके फर पे। तो ऐसे कुछ कुछ डिफरेंसेस है, राइट, कुछ कुछ डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। तो इसलिए स्पीशीज इनको
अलग अलग दे दी गई है कि ये अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिमिलैरिटीज, कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज पे उनको कैटेगराइज कर दिया गया, उनको डाल दिया, उनको क्लासिफाई कर दिया गया इस तरीके से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्लासिफाई करने के बाद फिर एंड में उनको नाम दे दिया गया। ठीक है, जो कि जीनस और स्पीशीज, ठीक है, जीनस और स्पीशीज मिला के नाम दे दिया गया। और वो नाम करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब ही यही है कि असाइनिंग ऑफ साइंटिफिक नेम्स टू टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स। ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स बनाए गए हैं, यानी जो क्लासिफाई कर दिया गया है, ग्रुप बना के क्लासिफाई कर दिया गया है, तो उसमें ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दिया जाता है, नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है, उसको साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है। साइंटिफिक नेम क्यों दिया जाता है? क्योंकि क्या है कि पूरे वर्ल्ड में कई तरीके के लैंग्वेजेस पाए जाते हैं, राइट। इवन इंडिया में ही डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। ठीक है, और हर लैंग्वेज में एक ही जीव को अलग अलग नाम से बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो ये अगर एक साइंटिफिक नेम नहीं बनाया, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल नेम अगर नहीं बनाया जाएगा, तो इससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इनकन्वीनियंस होगा साइंटिस्ट के लिए भी, है ना। लोगों को समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हमारा नाम है होमोसेपियंस, साइंटिफिक नेम है हमारा होमोसेपियंस। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम होमोसेपियंस नाम से ही जाने जाएंगे, भले ही हमारा नाम गीता, सुनीता, राधा, रानी कुछ भी हो। ठीक है, हम होमोसेपियंस ही कहलाएंगे। ठीक है, हम पैंथरा के कैटेगरी में नहीं आएंगे, या हम किसी और कैटेगरी में नहीं आएंगे। हम जो है कि होमोसेपियंस की, हम गोरिल्ला की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, हम मुस्का डोमेस्टिक, हम मुस्का की यानी कि मक्खी की कैटेगरी में नहीं आएंगे, हम होमो की कैटेगरी में ही आएंगे। वी आर होमोसेपियंस। ओके, तो साइंटिफिक नेम इसीलिए बनाया गया ताकि वो यूनिवर्सल होता है, कन्वीनियंट रहे। ठीक है, ओवरऑल दी वर्ल्ड वो एक्सेप्टेड है। तो नोमेनक्लेचर में सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट एक्सेप्टेबल जो सिस्टम है वैसे तो कई सारे आए हैं, जैसे पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर भी आया है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी आया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और जिसे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो एसोसिएशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी एक्सेप्ट किया है, वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है वो वाइडली यूज होता है, और इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैरलस लीनियस ने। कैरलस लीनियस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है कि यूज किया था, डिस्क्राइब किया था अपनी बुक सिस्टमा नेचर में। अपनी बुक सिस्टमा नेचर में इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि इसमें साइंटिफिक नेम दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, और ये दो पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। ठीक, एक होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। जैसे फर्स्ट पार्ट होता है वो जीनस होता है फर्स्ट पार्ट, उसे जेनरिक नेम कहते हैं, और सेकंड पार्ट होता है स्पीशीज, उसे स्पेसिफिक नेम कहते हैं। जैसे ये होमोसेपियंस है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है ये जीनस है, ये होमो जो है ये जेनरिक नेम है, और ये जो सेपियंस है ये स्पीशीज है, यानी कि ये स्पेसिफिक नेम है। ये स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक है, यानी कि ये कुछ कहते हैं ना कि दिस इज स्पेसिफिक, यानी कि ये एक तरीके से थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, मतलब अलग है। ठीक है, तो ये स्पीशीज टू स्पीशीज में ही डिफरेंस पाई जाती है। होमो जो होता है, होमो जो है वो जेनरिक नेम है, यानी कि ये जो है कि जीनस है इसे कहते हैं, और ये जो है कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नेमिंग का तरीका होता है, लैंग्वेज जो इसमें यूज होती है वो लैटिन होती है। ठीक है, वो लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और ये बाइनोमियल और ये जो साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दिया जाता है, वो नेम जो दिया जाता है वो, और मैंने बताया दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम, जीनस और स्पीशीज। लैटिन लैंग्वेज होता है,
लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो लैटिन होता है, और इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है, इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है। और जो जेनरिक नेम होता है यानी कि जो जीनस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रूल्स है इसके, ये क्या हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और जो स्पीशीज नेम होता है या जो स्पीशीज का नाम होता है, जो स्पेसिफिक नेम होता है, वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और जब भी हम कहीं कॉपी पे, बुक पे, हाथ अपने पेन पेंसिल से अगर हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो हमें हमेशा उसे अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, हम टाइप भी कर रहे हैं तो भी हमें उसे अंडरलाइन करना होता है, वो भी सेपरेटली। हम जीनस और स्पीशीज को एक साथ कभी अंडरलाइन नहीं करते, हम उसे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जो कि फॉलो किए जाते हैं टेक्सोनॉमी में। ठीक है, तभी प्रॉपर जो है कि वो टेक्सोनॉमी में हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो होता है ये सारी चीजें टेक्सोनॉमी के अंडर में आती हैं। तो टेक्सोनॉमी में क्या हुआ, सबसे पहले हमने कैरेक्टर देखा, कोई ऑर्गेनिज्म हमें दिखा, हमने उसके कैरेक्टर्स को देखा, ऑब्जर्व किया, कैरेक्टर्स में सब कुछ आ गया, उसका बाहर से वो कैसा दिखता है। ठीक है, बाहर में से उसमें क्या फीचर्स है, अंदर हमने थोड़ा उस पर स्टडी किया, उसके सेल को, उसके क्रोमोसोम, न्यूक्लियस एंड ऑल, तो थोड़ा सब कुछ देखा, थोड़ा उसके हैबिटेट को ऑब्जर्व किया, थोड़ा उसके इथोलॉजिकल मतलब बिहेवियर्स को थोड़ा ऑब्जर्व किया। ये सारे कैरेक्टर्स हमने एक जगह कंपाइल कर लिया, नोट डाउन कर लिया, और फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि प्रीवियसली जो भी ऑर्गेनिज्म है उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं। फिर उस बेसिस पे हमने मैच किया कि अच्छा इस ऑर्गेनिज्म से इसके ये कैरेक्टर सिमिलर है, तो इसको क्लासिफाई कर दो, उस कैटेगरी, उस ग्रुप में उसको डाल दो, यानी कि उस टेक्सोन में उसको डाल दो। ठीक है, उस टेक्सोन में क्लासिफाई कर दिया, डाल दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, क्लासिफाई कर दिया इस तरीके से। उसके बाद क्लासिफाई करने के बाद क्या किया कि उसकी नेमिंग कर दी, उसको नोमेनक्लेचर उसका कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है टेक्सोनॉमी में की जाती है बेसिकली। ठीक है, अब वही टेक्सोनॉमी में ये सारी चीजें की जाती है। अब वही अगर बात करें कि बायोसिस्टेमैटिक्स की, कि बायोसिस्टेमैटिक्स क्या होता है, तो इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इट्स ओरिजिन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता, जो भी चीजें, जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, यानी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कई सारे वेरिएशंस हैं, और उन तो हम बायोसिस्टेमैटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का और उसके ओरिजिन का, कि वो ओरिजिनेट कैसे हुआ। ठीक है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, हम बेसिकली ये चीज बायोसिस्टेमैटिक्स में पढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स collection, naming, classification and describing of organisms as well as reconstruction of their evolutionary history। इस बायोसिस्टेमैटिक्स में क्या करते हैं, हम कलेक्शन करते हैं, नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं ऑर्गेनिज्म को। ये सारी चीजें तो हम टेक्सोनॉमी में भी करते हैं, है ना, कलेक्शन करते हैं हम डेटा का, कैरेक्टर्स का, उसके बाद हम जो है कि आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर हम उसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, और डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी चीजें हम टेक्सोनॉमी में भी करते हैं, बट एक्स्ट्रा क्या करते हैं हम बायोसिस्टेमैटिक्स में, तो वो हम करते हैं कि उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी हम स्टडी करते हैं इसमें, कि मतलब उनके एंसेस्टर्स क्या थे। जैसे कि हम कह दें कि जैसे दो किंगडम है, प्लांटी और एनिमेलिया, इसका ओरिजिन किससे हुआ है, प्रोटिस्टा किंगडम से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो क्या है इवोल्यूशन, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, वो है क्या, प्लांटी है, उसकी वो कहां से इवॉल्व हुआ है, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ है किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। इसको हम एक और टर्म देते हैं फाइलोजेनी। जब भी हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम इसको एक और टर्म देते हैं जिसे कहते हैं फाइलोजेनी। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक हो गया या फाइलोजेनी। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी हम स्टडी करते हैं बायोसिस्टेमैटिक्स में, अलोंग विथ द कैरेक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर of the organism. We also reconstruct the evolutionary history of the organism, that उसका origin भी हम पढ़ते हैं कि वो कहाँ से निकल के आया है। ठीक है,
तो ये है टेक्सोनॉमी और बायोसिस्टेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा। बाकी का आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड डे।